हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले सोशियोलॉजी 2 की भी यूनिट 2 को, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे लॉ और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आखिर हम लॉ स्टूडेंट होकर सोशियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं जिससे हम समझ सके कि लॉ और सोसाइटी में क्या फर्क है। फर्क नहीं कहेंगे, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीवाईक्यूज। देखो, मेन तो यही है हमारे लिए, तो पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। और जितने भी पीवाईक्यूज ये लिखे हुए हैं उन्हें मैं आगे टॉपिक वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो खाली पीवाईक्यूज देख के चले मत जाना, काम आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ मैक्स वेबर्स बुक। तो देखो, मैक्स वेबर जो थे ना, ये एक इकोनॉमिस्ट और सोशलिस्ट थे। इनके काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं सोसाइटी में। वो आप पढ़ते रहेंगे आगे। तो इनकी दो फेमस बुक हैं जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं, इन्हें देख लेना, लिख लेना। उसके बाद आता है शॉर्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड कस्टम। उसके बाद आता है एक्सप्लेन ब्रीफली द एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट डाउन द मीनिंग एंड बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। ये 2 बार पूछा गया, 2019 में भी 22 में भी। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लॉन्ग में डिफाइन लेजिटिमेसी, डिस्कस द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी अकॉर्डिंग टू वेबर। अब दोनों ही क्वेश्चन सेम आंसर चाहते हैं, पर बस वो शॉर्ट है तो आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग है तो आपको इसमें पूरी कहानी भरनी पड़ेगी। मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगी, और ये लेजिटिमेसी का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बस घोल के पी जाना अच्छे से। उसके बाद सेकंड है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इन इंडियन सोसाइटी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लेरिफाई सोशल ऑर्डर एंड लॉ। तो आगे हम आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कस्टम। इसे हमने देखा था, ये इन्होंने हमसे शॉर्ट में पूछा है। अब देखिए, लॉ क्या है? फॉर्मली स्टैब्लिश एंड इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी। लॉ जो है वो अच्छे से स्टैब्लिश करा जाता है, एक कमेटी बैठती है, वो लोग डिस्कस करते हैं क्या लॉ आना चाहिए और उसे किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए। ठीक है। जबकि जो कस्टम है इनफॉर्मली फॉलोड बाय कम्युनिटी और अ ग्रुप। जो कस्टम होता है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है ना, एक कम्युनिटी मिलके अपने लोगों पर वो चीजें आगे ट्रांसफर करते हैं कि हमने ये चीज करी है, आप भी करना आगे से, वो कस्टम बन जाता है लॉ। कोडिफाइड इन स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस एंड डिसीजंस। जो लॉ होते हैं वो काफी कोडिफाइड होते हैं, रेगुलेशंस बताते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं कितनी बार कि ये लीगल है या इलीगल है। बट जो कस्टम होते हैं दे हैव पास डाउन ओरली और थ्रू जनरेशंस। अब कस्टम का कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। कस्टम क्या है? कस्टम की एक चीज है कि आपको इंसेस्टर्स के थ्रू मिलती है। आप कभी अपने घर में पूछो कि हम ये कस्टम क्यों फॉलो करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कि भाई हमें नहीं पता, हमारे इंसेस्टर्स भी करते थे और हम उन्होंने हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया, इसलिए हम भी करते हैं। लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जबकि जो कस्टम है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप में बंधा रह जाता है। जैसे हमने भी लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि जो कास्ट है, वर्णास है, वो अपनी उस ग्रुप के अंदर सीमित रह जाते हैं, जबकि जो क्लास है वो लोगों को एक्सपैंड होने का टाइम मिलता है। टाइम नहीं, क्या हो गया मुझे, मौका मिलता है अच्छे से। ओके। जो लॉ है इन्फोर्स थ्रू लीगल पेनल्टीज एंड सैंक्शंस। अब देखो बच्चा, जो सैंक्शन वर्ड है ना, अब तुम लॉ स्टूडेंट बन रहे हो तो सैंक्शन वर्ड काफी बार सुनोगे, तो इसको पता होना चाहिए तुम्हें। सैंक्शंस का मतलब होता है पनिशमेंट्स दी गई हैं। ठीक है। तो अगर तुम लॉ को फॉलो नहीं करते हो या उसका मिसयूज करते हो तो आपको जो है पनिशमेंट्स भी मिलती हैं। बट जो कस्टम होता है वो आप सिर्फ एक सोशल प्रेशर की वजह से करते हो, उसका कोई आपको ऐसे नहीं कि आपको कोई पनिश कर देगा या कोई कुछ कह देगा, नहीं, वो एक सोशल प्रेशर होता है कि आपकी कम्युनिटी के पीपल आपको क्या बोलेंगे। लॉ सब्जेक्ट टू चेंज थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब हम देखते हैं जो लॉ है वो अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट, तो वो चेंज होते रहते हैं। पार्लियामेंट कितना ज्यादा करती है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, या कभी कोई नया प्रोविजन आता है, कोई नया एक्ट आता है, तो लॉ जो होता है उसे चेंज होने का स्कोप मिल जाता है। वेयर एज जो कस्टम है वो रिफ्लेक्ट सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वो उसमें कोई स्कोप नहीं होता क्योंकि वो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेजिटिमेसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, ये लाइन मैं बाद में पढ़ के बताती हूँ, पर वैसे मेरा सुन लो कि सबसे इजी वे में लेजिटिमेसी क्या होता है। देखो, लेजिटिमेसी होता है वैधता हिंदी में,
इसका मतलब होता है कंफॉर्मिटी। आप किसी चीज को लेके कंफर्म है, किसी चीज को नहीं, वैसे हम यूज करेंगे वर्ड किसी भी लॉ को लेकर या रूल को लेकर। अगर आप कंफर्म है और आपको लगता है कि वो सही है, तो आपकी नजर में वो लेजिटिमेट हो जाएगा। इट इज राइट, इट इज लीगल और इट इज करेक्ट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो लेजिटिमेट कहला देगा। अब इसमें भी मैंने ये लिखा है, इट इज लॉफुलनेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑथराइज्ड और इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिबिलिटी। वही बात है, अजीब लैंग्वेज है, अपने वर्ड्स में लिख देना। पर ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर राइटिंग फ्रेम करोगे तो ये लाइन का जरूर यूज करना स्टार्टिंग में, उसके बाद सिंपल वर्ड्स में अपने एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद हम आते हैं बेसिस पे। तो जो मैक्स वेबर है उसने लेजिटिमेसी को 3 डिफरेंट ग्राउंड्स में डिफाइन किया था। पहला ट्रेडिशनल ग्राउंड्स, देन रैशनल ग्राउंड, देन क्रिस्मेटिक ग्राउंड्स। तो जो ट्रेडिशनल ग्राउंड्स है ना, वो ये थे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ट्रेडिशन से आए थे, वो हो गए। अब जो रैशनल है वो थे जो कि रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू आए थे। क्रिस्मेटिक हो गए कि जैसे किसी ने, कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने क्या है, कोई हीरोइज्म का परफॉर्मेंस दे दी, कुछ ऐसा कर दिया, तो उसके जो हीरोइज्म था ना उसके बेसिस पर ये ग्राउंड डाल दिया, ऐसा हो गया। अब अगर हम पढ़ते हैं, देखो, ट्रेडिशनल ग्राउंड्स, legitimacy resting upon an established belief in the something of immemorial traditions and the legitimacy of the status of those exercising authority under them। तो ठीक है, कोई भी ट्रेडिशनली हमको कोई चीज मिली है वो होती है। और फिर रेशनल ग्राउंड्स में legitimacy resting on a belief in the legality of patterns of normative rules and the right of those elevated to authority under such rules। लॉयल अथॉरिटीज, ये वही है कि जो रूल्स उन्होंने बना दिए वही हो गए। क्रिस्मेटिक ग्राउंड्स, legitimacy resting upon deviation to the specific and exceptional something, heroism or explanatory character of an individual person and of the normative or ordinated by him। वही बात है, लैंग्वेज अलग होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, लिख पाओगे और इजिली वर्ड समझ भी आएगा। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम जो है वो कैसे कैसे अपने आप इनहैंस होता चला गया। देखो, सबसे पहले क्या था, हमने अभी तब कस्टम्स में पढ़ा था, तो पहले लोग बहुत सब कस्टम ही फॉलो करते थे, उनके लिए वही लॉ होता था, जो उनके एंसेस्टर्स ने कह दिया, जो उन्हें जनरेशन टू जनरेशन मिल गया, वही उनके लिए लॉ है, वो वही करेंगे। फिर कस्टम से हम लोग जो है साथ में रिलीजियस बिलीफ्स भी मानने लग गए अपने, सब अलग अलग अपने रिलीजन जो रूल्स थे उनको फॉलो करते थे, उन्हीं को लॉ मानते थे। फिर उसके बाद अपने किंग्स की बात मानने लग गए, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन आने लग गया। जैसे हमारे यहाँ पे आया था, हमारे इंडिया में कंपनी एरा जो था, ब्रिटिश एरा, उसके बाद जो है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया है, फिर धीरे 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 अब तक भी हम लोग इवॉल्व ही कर रहे हैं लीगल सिस्टम को, कोई इसकी एंडिंग नहीं होती है। इवॉल्व एवोल्यूशन जो है लीगल सिस्टम का वो धीरे धीरे चलता ही रहता है, डे बाय डे, डे बाय डे, क्योंकि इतनी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी में कि आप कभी भी एक ही लॉ पे नहीं रह सकते, आपको लॉज जो है वो बार बार चेंज करने ही पड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इन इंडियन सोसाइटी। लॉ का इंडियन सोसाइटी में क्या महत्व है। अब देखो, लॉ तो ऐसी चीज है जिसका खाली इंडियन सोसाइटी में नहीं, पूरे वर्ल्ड एट लार्ज पे काफी सिग्निफिकेंट। अगर लॉ नहीं होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि सोसाइटी की सिचुएशन कितनी कितनी बैड हो सकती थी। वर्स्ट अभी भी है, मतलब बैड अभी भी है, बट वर्स्ट हो सकती थी। अब खुद देखिए कितने लॉज है, कितने प्रोविजंस है, कितने एक्ट्स हैं, फिर भी सोसाइटी जो है वो डेवलप इतने अच्छे से नहीं कर पा रही है। और अगर नहीं होता तो फिर क्या ही हो जाता बस, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में तो, ठीक है। तो नियरली ऑल ह्यूमन सोसाइटीज, ट्राइबल, पेसेंट्स और इंडस्ट्रियल, हैव लॉज और regulations whose scope is coexistent with human lives. The basic function of the law is to protect, preserve and defend the members of the society against internal disorder and external threats। यही हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें लॉ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है और डिफेंड करता है कुछ क्रिमिनल से। और जरूरी नहीं है कि वो आपकी सोसाइटी के अंदर ही होंगे, सोसाइटी से बाहर भी हो सकते हैं, उनसे भी लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है।
After independence, the Constitution of India provided far-reaching guidelines for change. Its directive principles suggested a blueprint for a new nation. The derecognition of the caste system, equality before law, and the equality opportunities in economic, political, and social spheres were some of the high points of the Indian Constitution. The problem in Indian society is the non-fulfillment of constitutional directives, especially in respect of the economic improvement of the masses. आप पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन तो आप खुद देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कितना कुछ किया बैकवर्ड क्लासेस के लिए कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए इक्वालिटी लाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है क्योंकि हमने काफी वर्क किया उस पे तो हमने अपनी इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं लॉ को इम्प्रूव करने के लिए और हम आज तक भी डाल रहे हैं आज तक भी हम इवॉल्व हो रहे हैं जैसे हमने बात करी है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है उसके साथ साथ हमारा लॉ भी रोज इन्वॉल्व होता है हम सब कुछ लिख के रखते हैं अच्छे से जिससे कभी कोई कंफ्यूजन ना हो तो इंडियन सोसाइटी जो है वो उसमें लॉ का होना बहुत जरूरी है हमारा लास्ट टॉपिक है सोशल ऑर्डर एंड लॉ लॉ मेंटेन्स पब्लिक ऑर्डर समटाइम्स दिस इज एक्सप्रेस्ड एज लॉ एंड ऑर्डर हम कितना नॉर्मल यूज करते हैं टर्म को लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर हम इसीलिए करते हैं ना क्योंकि जहाँ पे सोशल ऑर्डर है उसी से लॉ डराइव होता है हमारा दोनों आपस में काफी कोरिलेटिव और इंटरलिंक्ड है इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता विचारों का क्या कर सकते हैं आप पर अच्छी बात है ये भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर होना the law has the advantage over both. It provides rationalized and conclusive settlement to a dispute, which is the subject matter of public scrutiny. Another aspect of maintaining public order is the suppression of bad behavior. अब देखो अगर हम सोशल ऑर्डर जो है वो अच्छे से रखेंगे तो लॉ अपने आप अच्छे से रहेगा है ना होता है ना अगर आप सोसाइटी में खुद कुछ गलत कर रहे हो खुद कुछ कर रहे हो तो तभी तो लॉ को इफेक्ट होने की जरूरत पड़ेगी पनिशमेंट्स होंगी सब झंझट होंगे अगर सोशल ऑर्डर ही ठीक रहेगा तो लॉ की हमें इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती फिर लॉ की जरूरत तो है यार ये मत सोचना कि यार मैम कह रही कि लॉ की जरूरत ही नहीं है लॉ की जरूरत हमें तब भी रहेगी पर हमें लोगों पे पनिशमेंट्स नहीं डालनी पड़ेंगी इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होंगे एक इजी लाइफ होगी उसके बाद सेकेंड है लॉ फोर्सेस सोशल ऑर्डर बाय फैसिलिटेटिंग कोऑपरेटिव एक्शन लॉ recognizing certain underlying basic intellect and provides for the framework of rules acts statutes for giving effect to them अब लॉ जो है वो सोशल ऑर्डर को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो कोऑपरेटिव एक्शंस लेता है कुछ एक्ट्स बनाता है स्टेच्यूज बनाता है इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किस लिए इसीलिए तो है ना जिससे सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे Thirdly, law constitutes and regulates the principal organs of power, legislative, executive, and judiciary. It provides for succession to power and defines who has the right to exercise what kind of power in society. अब देखो जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये हमारे थ्री मेन पिलर्स ठीक है अब अगर यही आपस में लड़ने लग गए ये यही ऐसे करने लग गए भाई तू मेरा काम क्यों कर रहा है भाई तू मेरा काम क्यों कर रहा है ये तो मुझे करना था ये मुझे करना था तो फिर काम नहीं चलेगा ना सोशली कितना डिस्टरबेंस हो जाएगा हमारी सोसाइटी में इसीलिए जो हमारा लॉ है वो ये भी बताता है हमें कि लेजिस्लेटिव के क्या फंक्शन है एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शन है जुडिशरी के क्या फंक्शन है ये चीज भी आप आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे Fourth, the law communicates and reinforces social values. Law has always enforced some morality. जो लॉ है वो मोरालिटी पे ही काम करती है वैसे आपको देखेंगे कि हमारे इंडिया में मोटो है कि भले ही 10 10 जो गुनेगार है ना वो माफ कर दिए जाए पर कभी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए ठीक है इसीलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिसने कुछ करा ही नहीं है अगर तुमने उसको इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए पनिश कर दिया तो तुमने उसके लिए डोर्स ओपन कर दिए हैं वो उस चीज के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जाएगा और वो बेचारा पहले ठीक था पर अब तुम्हारी वजह से वो बिगड़ चुका है बेकार हो गया वो तो इसीलिए जो है लॉ और सोशल ऑर्डर का साथ साथ वर्क करना काफी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लीगल डॉम पे भी छोड़ सकते हैं मैं जितना हो सकता है सबकी इंक्वायरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी सो स्टे ट्यून्ड बाय बाय अच्छे से पढ़ लेना